हम लोग ने कंसाइनमेंट चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, बराबर है। तो अगर आपको कंसाइनमेंट में कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट हो, तो पहले बता दीजिए। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो अगर किसी को कंसाइनमेंट में कुछ बोलना है, पूछना है, तो बता दीजिए। Then we'll be starting depreciation. No question, we can start depreciation. Depreciation. अपन उसके मीनिंग से, बिल्कुल रूट से शुरू करेंगे, ठीक है। आप में से ज्यादातर ने मेरे ख्याल से शायद 11th में पढ़ भी लिया हो डेप्रिसिएशन। आई एम नॉट अवेयर कि 11th में था आपके कोर्स में या 12th में रहेगा, बट अगर आपने पढ़ भी लिया है तो बिल्कुल ऐसा समझ करके कि आपने नहीं पढ़ा है, पूरी चीज को यहाँ ध्यान दो। फिर हमारे पढ़ाने के बाद आपको लगे कहीं पर भी कि कोई चीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप पूछो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन पहले पूरी बात को ईमानदारी से ध्यान से सुनने का, ठीक है। कि व्हेन वी स्पेंड द मनी, अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं अपन? खर्चा। इस एक्सपेंडिचर को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। इस एक्सपेंडिचर को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जिस खर्चे का बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंजॉयड हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि उसका बेनिफिट एक साल में एंजॉयड हो गया, यूज्ड हो गया, तो इसलिए ये जो एक्सपेंस है इसको अपन उस ईयर के यानी एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके, राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं। तो जब अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो अपन सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट, उसकी सर्विसेज मिल चुकी है, एंजॉयड हो चुकी है। अब दूसरा कैटेगरी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिक में बताया था आपको कि जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, जनरली मे बी 5 years, मे बी 10 years, मे बी इवन मोर, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है और उस प्रॉपर्टी को आप यूज करते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए। इस तरीके से या इस नेचर से आपको बेनिफिट मिलता है, बराबर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इनटू फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, फर्नीचर हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, है ना, ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है। अब ये प्रॉपर्टी को आप लंबे समय तक यूज करते हो। एक समझाने के लिए मैं इसको 4 साल की ही लाइफ लेता हूं कि भाई 4 साल तक आपका ये एसेट आपको बेनिफिट देगा, सर्विसेज देगा, बराबर। उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूज के लायक नहीं रहेगा। तो अब सोच के देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
1 साल में बेनिफिट देता है तो अपन ने उसको 1 साल के प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ कर दिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कोई जिंदगी भर नहीं रहने वाला, उसकी भी बोलते हैं लिमिटेड यूजफुल लाइफ रहती है, उसके बाद वो भी बेकार हो जाएगा। लिमिटेड यूजफुल लाइफ। लैंड की ऐसी लाइफ लिमिटेड नहीं होती, लैंड तो है, रहेगा जब तक ये दुनिया है ना, तब तक वो लैंड रहेगा। इसलिए लैंड को नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अपन बोलते हैं। लैंड को क्या बोलते हैं अपन? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब ये होता है विच हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। तो भाई ये जो आपका फर्नीचर है, मान लो जो हमने पढ़ाने के लिए लिया, कैप्स के लिए लिया, है ना, ये फर्नीचर के समझ ला हमारे हिसाब से अंदाज है कि 4 साल की लाइफ है। तो भाई ये फर्नीचर जिसको हम एसेट बोल रहे हैं ये भी तो 4 साल में खत्म हो जाएगा। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी था, रेंट था, इंटरेस्ट था, रिपेयर्स था, एडवर्टाइजमेंट था, ये सब खर्चों का बेनिफिट विद इन 1 ईयर एंजॉयड हो गया, मिल गया, तो अपन ने उसको 1 साल के प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ कर दिया। तो भाई ये जो फर्नीचर है ये भी तो 4 साल में खत्म होगा। तो सेम लॉजिक के साथ इसको भी 4 साल के प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करना चाहिए। इट इज सो सिंपल, सो इक्विवेलेंट कि इसको भी 4 साल के प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करो। लेकिन 4 साल का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। 4 साल में तो 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे। तो जब ये खर्चे का बेनिफिट 4 साल में मिल रहा है तो इसका मतलब इस खर्चे को 4 साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके एलोकेट करना पड़ेगा। फिक्स एसेट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसकी यूजफुल लाइफ में इस तरीके से एलोकेट करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। समझ रहे हैं? और जो हर साल का अमाउंट आएगा, क्योंकि 4 साल में थोड़ा थोड़ा लोगे तो हर साल का अमाउंट आएगा, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की कॉस्ट। अब थोड़ा मैं बढ़ाते जाऊंगा, इसमें ऐड करते जाऊंगा। अब सोचो कि ये जो फर्नीचर है जिसका हमने अंदाज लगाया है कि भी 4 साल चलेगा, तो क्या 4 साल के बाद ये गायब हो जाएगा कि यहाँ से? नहीं, पर वो पढ़ाने के लिए क्लासरूम में स्टूडेंट के लिए यूज करने लायक कंडीशन में नहीं रहेगा, टूट फूट जाएगा या इतना वीक हो जाएगा कि अगर हम उसको यूज करेंगे तो भाई कोई स्टूडेंट गिर सकता है क्योंकि अचानक बेंच टूट गया है ना। तो ऐसा तो अपन नहीं चला सकते क्लासेस। तो इसका मतलब वो यूज करने लायक नहीं रहेगा जिस पर्पस के लिए अपन यूज कर रहे हैं। तो वो जो टूटा फूटा खराब हुआ फर्नीचर है उसको भी अगर हम रद्दी के भाव में बेचेंगे तो कुछ तो पैसे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं ना। दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो अब ये फर्नीचर मान लो कि भी मैंने 4 लाख रुपए में खरीदा, इसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट। कि भाई मैंने 4 लाख में खरीदा। अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, जैसे मैंने यहां लिया 4 इयर्स, ये उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। अब 4 साल के बाद मुझे लगता है कि ये जो खराब फर्नीचर है, टूटा फर्नीचर है, इसको मैं अगर स्क्रैप में बेचूंगा, रद्दी में बेचूंगा, तो 1 लाख रुपए उसमें से निकल जाएंगे, मिल जाएंगे। ये स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू। तो ये जो 4 लाख माइनस 1 लाख है, यानी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसी को डेप्रिशिएबल अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो मुझे कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है? 3 लाख, क्योंकि मैंने 4 लाख खर्च किए लेकिन मेरे 1 लाख वापस आ गए ना भाई 4 साल के बाद। इसका मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ रियल में? 3 लाख। और इस खर्चे ने मुझे कितने साल बेनिफिट दिया, सर्विस दिया? 4 साल।
तो ये 3 लाख के खर्चे को इस 4 साल की जो लाइफ है इस पे सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करना, राइट ऑफ करना, अमोर्टाइज करना भी बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। और ये जो हर साल का अमाउंट आ गया, जैसे ये वाले कैलकुलेशन में आपको दिखेगा 75,000, तो ये जो हर साल का अमाउंट हो गया इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसी को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। समझ गए? तो डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की कॉस्ट माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू, उसको उसकी यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करना, या सिंपल लैंग्वेज में उसको खर्चे के फॉर्म में प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करते जाना, ट्रांसफर करते जाना, दैट इज द डेप्रिसिएशन। अब जिन्होंने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, अगर मैं उनसे पूछता कि भाई व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो वो शुरू हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूसेज एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, है ना। ये ऐसे टेक्निकल डेफिनेशन होते हैं ना, जो ये कोई समझने के लिए काम के नहीं होते। डेफिनेशन बहुत हाई फाई लैंग्वेज में, बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात बोलने की कोशिश होती है, तो वो एक्सपर्ट लोग लिखते हैं और उसको एक्सपर्ट लोग ही समझ सकते हैं। अपने जैसे लेमन सिर्फ क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग सीखना है तो डेफिनेशन को याद रख के अकाउंटिंग नहीं आती, उसके मीनिंग पे जाना पड़ता है, उसके रूट पे जाना पड़ता है। तो बोलता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो रिडक्शन तो होगा ना जब आप हर साल इस एसेट में से 75,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते जाओगे, तो ये एसेट की वैल्यू कम होगी। ड्यू टू क्यों होता है? तो ड्यू टू यूज, तो डेप्रिसिएशन का जो कारण है, रीजन है कि व्हाई द एसेट डेप्रिशिएट, द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाई द एसेट डेप्रिशिएट, तो उसमें से यूज तो डेफिनेटली है कि यूज की वजह से एसेट डेप्रिशिएट होगा। पर समय से भी होता है, जैसे जैसे एसेट पुराना होता है उसकी यूटिलिटी घटती है, उसकी एफिशिएंसी भी घट सकती है, तो इसीलिए उसको पासेज ऑफ टाइम भी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कारण होते हैं, उसमें से एक होता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस यानी क्या? तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अगर हमको लगता है कि कोई चीज आज हम यूज नहीं कर सकते, अब दैट इज कॉल्ड कि इट हैज बिकम ऑब्सोलेट। सिंपल सा एग्जांपल तो आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को देख लो आप, तो सपोज आपके पास कंप्यूटर है जो आपने 4 साल पहले लिया था, तो 4 साल पहले जैसा काम करता था शायद आज भी फिजिकली बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, परफेक्ट बिल्कुल। लेकिन आज के समय में नए नए टेक्नोलॉजी आ गई होगी, नए नए सॉफ्टवेयर आ गए होंगे, नए हार्डवेयर आ गए होंगे, और ये अपना 4 साल पुराना वाला कंप्यूटर उसको कोप अप नहीं कर पाता है, तो भाई हमारे काम के लिए वो यूज के लायक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमको जो टेक्नोलॉजी आज यूज करना उसमें काम में नहीं आ रहा। तो ये अपनी पुराने हिसाब से आज भी उतना ही अच्छा है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में वो काम में नहीं आ रहा, तो इसको बोलते इट हैज बिकम ऑब्सोलेट। तो इसका मतलब ऑब्सोलिसेंस इज आल्सो रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिमिलरली कहीं कहीं पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कुछ फॉरेन कंट्रीज में होता है कि फॉर एग्जांपल कार है, तो भाई कार कैन नॉट बी ऑन द रोड आफ्टर, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है, 10 ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार। इसका मतलब कार 10 साल या 15 साल या 20 साल जो भी लाइफ उन्होंने फिक्स की, उसके बाद इट कैन नॉट बी ऑन द रोड, मतलब रोड पे नहीं रहेंगे तो क्या घर के अंदर रखेंगे क्या हम? मतलब अब आप चला नहीं सकते इसको। अब जब चला नहीं सकते तो फिर कार को क्या करेंगे? शोकेस में सजाएंगे क्या? नहीं, फिर इसको स्क्रैप यार्ड में डाल दो, तो स्क्रैप यार्ड में इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन के लिए हमको ये जो लाइफ चाहिए 4 इयर्स, जैसे मैंने यहाँ एक समझाने के लिए बोला, तो ये जो एस्टिमेटेड लाइफ है इसको निकालने के लिए
हमको उसका यूज देखना पड़ता, कैसा यूज होगा, हमको टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि टाइम के हिसाब से इस पे क्या फर्क पड़ रहा, हमको टेक्नोलॉजी देखना पड़ता है कि उतने पीरियड में टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से तो नहीं इसको अपने को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन है क्या वो भी देखना पड़ता है। इन सब चीजों का इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन के ऊपर, बराबर। इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपन उसकी लाइफ का अंदाज लगाते हैं, लाइफ का एस्टिमेट करते हैं। तो लाइफ यहाँ पे जो है वो एस्टिमेटेड है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड है, पर कॉस्ट जो है वो एक्चुअल है। तो आपके जो 3 एलिमेंट है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में, क्या है, कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ। इसमें से कॉस्ट एक्चुअल है क्योंकि आपने वो एसेट को खरीदा है या बनाया है, तो आपको मालूम है कितने में बना, कितने में आपने खरीदा, है ना, वो मालूम है, एक्चुअल है। बट जो लाइफ है वो कितना चलेगा वो अपन ने अंदाज लगाया है, और उस लाइफ के एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगी ये अपन ने अंदाज लगाया है। आपको भी लगा सर वो एस्टिमेट तो बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। एस्टिमेट अंदाज है भी, वो तो बदल ही सकता है, या रादर अपन ऐसा बोलेंगे तो बदलेगा ही बदलेगा, पक्का बदलेगा। बदल सकता क्या, अपन तो बोल सकते हैं पक्का बदलेगा, क्योंकि अपन कोई ज्योतिष तो है नहीं कि पक्का भविष्य बताएंगे कि भाई ये फर्नीचर बराबर इतने तारीख को खराब होने वाला है, बोल सकते हैं कि अपन नहीं, इतने में ही बिकने वाला नहीं, ये अंदाज है, एस्टिमेट है। अकाउंट में बहुत सारे जगह हमको एस्टिमेट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बगैर एस्टिमेट के तो हमारा काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जैसे यही इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप बोलोगे सर ये एस्टिमेट हमको तो एक्चुअल चाहिए, तो एक्चुअल तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो एसेट खराब नहीं होता। तो मैं तो यहाँ 4 ही साल बोल रहा हूँ, कोई एसेट तो 10 साल 20 साल भी चलेगा ना, लेकिन अपन 4 ही साल पकड़ो, मतलब ये हुआ कि 4 साल तक रास्ता देखते रहने का कि हाँ जब ये फर्नीचर खराब होगा तो मेरे को एक्चुअल लाइफ पता चलेगी कि 4-6 साल हुआ कि 4.5 साल हुआ कि 3.5 साल हुआ, है ना। और स्क्रैप वैल्यू कितनी मिली, लाख रुपए मिली कि 90 मिली कि 80 मिली कि 1.25 लाख मिली, रुको उसके लिए। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर के अकाउंट फाइनल नहीं हो सकते, सेकेंड ईयर नहीं हो सकते, थर्ड ईयर नहीं हो सकते, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे चलता क्या, ऐसे चलता है। आपको हर साल के साल अकाउंट फाइनल करके इनकम टैक्स भरना है, आपकी कंपनी होगी तो कंपनी के रिटर्न फाइल करना है, आपके शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपको अगर किसी से लोन वोन लिया होगा बैंक से तो बैंक आपका फाइनेंशियल डाटा चाहता है। इसका मतलब आपको हर साल के अकाउंट विद इन ए रिजनेबल टाइम फाइनलाइज करना है। तो मेरे को पहले साल के अकाउंट पहले साल का एंड हुआ तो मे बी 1 महीना, मे बी 2 महीना, मे बी 3 महीने में तो फाइनल करना पड़ेगा ना। इसका मतलब फिर उस समय मैं डेप्रिसिएशन कैसे लूंगा, तो मेरे को अंदाज लगाना है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं मत लो सर, जब एक्चुअल में खत्म हो जाएगा तब के तब, तो इसका मतलब होगा पहले साल में नो डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में नो डेप्रिसिएशन, तीसरे साल में नो डेप्रिसिएशन, और चौथे साल में जब वो एक्चुअल में खराब होगा तो पूरा का पूरा, मान लो वही फिगर लेता हूँ, पूरा का पूरा 3 लाख रुपए आपने चौथे साल में राइट ऑफ कर दिया। या फिर स्क्रैप कुछ कम ज्यादा हुई तो 3 लाख से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, बराबर। ना व्हाट डज इट मीन, पहले साल में क्या आपने फर्नीचर यूज नहीं किया, क्या दूसरे साल में फर्नीचर यूज नहीं किया, यूज तो किया। क्या सिर्फ चौथे साल में यूज किया था क्या आपने, द आंसर इज नो, हमने तो चारों साल यूज किया। तो बताइए चारों साल में खर्चा आना चाहिए कि चौथे साल में खर्चा आना चाहिए, ऑब्वियस है चारों साल में आना चाहिए। तो फिर भाई अंदाज लगा लो, अंदाज के हिसाब से ले लो। तो 75,000 लेते जा रहे, हो सकता है एंड में वो कम में बिका, स्क्रैप वैल्यू कम में बिकी, 1 लाख के जगह 80,000 ही मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल अगर कैलकुलेट करोगे 4 साल के बाद तो 80,000 का डेप्रिसिएशन आता था। ठीक है, 80 नहीं, आपने 75 लेते गए, लास्ट ईयर में ज्यादा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको बोलते हैं चेंजेस इन एस्टिमेट। तो अकाउंट में एस्टिमेट लेके काम करना पड़ता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमको ईयर वाइज अपना अकाउंटिंग कंप्लीट करना, ईयर वाइज। और एंड ऑफ द ईयर में सब चीजें फाइनल नहीं हो पाती है, सब चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती है, कई चीजों की जो लाइफ है वो आगे भी चलती रहती है। तो इसलिए हमको
एस्टिमेट करके अंदाज लगा के काम चलाना पड़ता है। और जब वो एस्टिमेट बदलेंगे तब आप बदलो आगे के लिए, अपन आगे देखेंगे, अगर अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई अपन ने बाद में बीच में फिर से लाइव एस्टिमेट किया और अलग निकली, तो आगे अपन उसको पढ़ेंगे कि कैसे एडजस्ट करते हैं। ये हो गया आपके डेप्रिसिएशन का मतलब बता दिया। अब डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग की दो मेथड्स, कौन सी दो मेथड्स है? अगर हमने आपसे पूछा तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की दो मेथड मैंने आपसे पूछा और आपने अगर जवाब दिया स्ट्रेट लाइन एंड WDV, यानी गलत जवाब दिया। ये भी बताता है कि भी आपने नोट्स ठीक से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर नोट्स पढ़ते तो उसमें हमने क्लियर कट लिखा हुआ है। मैंने आपसे पूछ रहा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की दो मेथड, और आप मुझे बता रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की दो मेथड। मैं क्या पूछ रहा? अकाउंटिंग, और आप क्या बता रहे हैं? कैलकुलेशन। तो ऐसे डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ऐसे बारीकियां होना चाहिए, हमारी हर चीज में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के जो अल्टरनेटिव है, तो एक में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके फिक्स एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन्होंने कॉमनली यही वाला पढ़ा होगा। ये एक तरीका है अकाउंटिंग का। दूसरा तरीका होता है हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट नहीं करते हैं, बल्कि एक नया अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट बोलते हैं। कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट बोल देता है, कोई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी बोल देता है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के दो अल्टरनेटिव, दो तरीके हैं, समझ रहे हैं? तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ये दो अल्टरनेटिव, ये दो तरीके, अकाउंटिंग एंट्री पास करने का, अकाउंट बुक में अकाउंट कैसे मेंटेन करना, ये उसके दो अल्टरनेटिव है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उनको पहला वाला अल्टरनेटिव या दूसरा जो फॉलो करना है। अब हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन की दो कॉमन मेथड जो है, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसी को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये जो कैलकुलेशन 75,000 आपको दिख रहा है वो इसी का एग्जाम्पल है। यानी वो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन देखो, एक सरी का 75,000 75,000 75,000, फिक्स इंस्टॉलमेंट आ रहा है ना, 75 75 75। अब इसी को अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में निकालूं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं, तो देखिए 75,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, ये ऐसा मैं परसेंटेज यही लिख के दिखा देता हूँ। 75,000 का डेप्रिसिएशन 4 लाख के एसेट पे, एसेट कितने का है? 4 लाख का, बट उसकी स्क्रैप वैल्यू का अंदाज है, इसीलिए डेप्रिसिएशन निकला 75,000। तो आप 75,000 को 4 लाख में डिवाइड करोगे तो वो 18.75% आ रहा है, 18.75% पर एनम।
कि भी हर साल डिप्रिशिएशन कितना लेना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट का 18.75%। ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे जब मैं डिप्रिशिएशन लूंगा तो मैं बोलूँगा 4 लाख का 18.75%, 75,000 आएगा। 75,000 को मैं एसेट में क्रेडिट कर दूंगा। मान लो पहली अकाउंटिंग की ऑल्टरनेटिव को ले लो तो मेरे एसेट का सेकेंड ईयर में बैलेंस हो जाएगा 3,25,000। ये 3,25,000 को बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो सेकेंड ईयर में जब मैं डेप्रिशिएशन लूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो 3,25 पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मेथड क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट का 18.75%। तो मैं 4 लाख पे 18.75% लूंगा तो 75,000 ही आएगा, 75,000 ही आएगा। मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा तो अभी मेरे एसेट अकाउंट में 2.5 लाख ही बैलेंस बचा होगा, क्योंकि 75 2 साल में राइट ऑफ कर दिया तो 2.5 लाख ही बचा होगा। लेकिन जब मैं डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करूंगा तो अगेन मैं 4 लाख पे 18.75% कैलकुलेट करूंगा। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का कैलकुलेशन, कि अगर आपको परसेंटेज दिया रहा तो वो परसेंटेज आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाने का। वो परसेंटेज कैसे निकलता है तो यहीं कहीं देख लो कि वो परसेंटेज कैसे निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज निकाल के आपको रेडी दे देते हैं। तो आपका काम है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला, तो आपने वो परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल लगाने का। भले ही एसेट का बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा होगा तो भी। ठीक है, इसी का कैलकुलेशन का दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। ये जो डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें आपको हमेशा परसेंटेज दिया रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको या तो वो लाइफ दे देगा, जैसे आपको ऊपर दिया, वो बोलेगा 4 लाख का एसेट है, 4 साल चलने के चांस है, उसके बाद 1 लाख में बिक सकता है, ऐसा दे देगा। तो आप उस पे से निकाल सकते हो फॉर्मूले की तरह कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, या फिर वो आपको परसेंटेज निकाल के दे देगा कि भी स्ट्रेट लाइन मेथड इतना परसेंटेज। ठीक है, बट WDV जो रहेंगे उसमें हमेशा परसेंटेज देगा वो, क्योंकि उसमें ऐसा स्ट्रेट एक सरी का नहीं रहता है, तो इसलिए आपको परसेंटेज देगा। WDV का जो परसेंटेज रहेगा, इट विल बी ऑलवेज हायर देन स्ट्रेट लाइन मेथड का परसेंटेज। अब ये रियल बता रहा हूं, एक्चुअल बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट के डेप्रिशिएबल अमाउंट को। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या बताया? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो एसेट के डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करना, दैट इज डेप्रिसिएशन। वो चाहे आप स्ट्रेट लाइन से करो, चाहे WDV से करो। तो अगर मेरे को 3 लाख को राइट ऑफ करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो काम सीधा हो गया। अब यही 3 लाख मेरे को अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से राइट ऑफ करना है 4 साल में, टारगेट वही है कि 3 लाख को 4 साल में खत्म करना है। अभी 3 लाख मतलब एग्जैक्ट 3 लाख हो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो अगर मैं ये जो 18.75% है ये लूंगा, और मैं तो कैलकुलेशन के लिए 18.75 थोड़ा ऑड हो गया तो मैं 20% कर देता हूँ उसको, एज गुड एज इक्वल टू दिस, है ना। तो अगर मैं 20% WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लूंगा, यानी कि समझ लो स्ट्रेट लाइन के रेट के बराबर, तो आप देखेंगे, मैं भी फिगर बोलूंगा, ध्यान से सुनते जाना, आप देखोगे कि 4th ईयर के एंड में काफी बड़ा अमाउंट बच जाएगा।
1 लाख के आसपास बचना चाहिए, क्योंकि अपना अंदाज है 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू। बट आप देखेंगे काफी बड़ा अमाउंट बदलेगा, क्योंकि WDV का रेट स्ट्रेट लाइन से काफी ज्यादा रहता है, ऑलमोस्ट यू कैन से डबल की तरह रहता है। उसको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है जो आपके मटेरियल में, आपके नोट्स में दिया हुआ है हमने, कि भाई WDV का रेट निकालना है आपको। चेक कर लेना फॉर्मूला, आई मे बी सम टाइम रॉन्ग। 1 माइनस nth रूट, n यानी लाइफ, लाइफ इन ईयर्स, nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट। चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि लाइफ उसकी 5 साल हो सकती है, 6 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आपको या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, जो कि सीए की एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, या लॉग, एंटी लॉग वगैरह जो पढ़ते हो आप लोग मैथ स्टैट्स में, उनकी मदद से होता है। वो भी अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको अकाउंट्स में वो WDV का परसेंटेज निकालने के लिए नहीं बोलेगा। देना होगा तो परसेंटेज रेडी दे देगा। अब देखिए 4 लाख पे पहले साल में अपन जब डेप्रिसिएशन लेंगे, यहाँ पे, यहाँ पहले साल में, तो अपन बोलेंगे 4 लाख का 20%, 80,000। तो बैलेंस बचेगा 3,20,000। वो 3,20,000 नेक्स्ट ईयर में आ गया। नेक्स्ट ईयर में उसको WDV बोलेंगे। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 3,20,000। तो यहाँ पे जब मैं सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मैं बोलूँगा इस ईयर में WDV कितनी है? 3,20,000। मेरा परसेंटेज कितना है? 20%। तो 3,20,000 का 20% यानी 64,000 का डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूँगा। अब 320 में से 64 गया तो 2,56,000 बचेगा शायद, मोटा मोटा 256। यहाँ पे बैलेंस आ गया 256, बराबर। तो जब मैं यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं बोलूँगा रिटर्न डाउन वैल्यू है 2,56,000। 2,56,000 का 20% यानी 51,200, 51,000 ही समझ लो अपन। तो 2,56,000 में से 51,000 जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा करीब 2,05,000। 2,05,000। अब 2,05,000 मेरी WDV है चौथे साल में, तो जब मैं एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लूंगा तो 2,04,000 पे मैं 20% यानी रफली 40,000 वगैरह, 41,000 वगैरह लूंगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस बचेगा समथिंग लाइक 1,62,63,000, जबकि अपना अंदाज था 1 लाख बचना चाहिए, जबकि बच रहा कितना? 1,60,65,000, यानी ठीक से डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। तो WDV का रेट हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड के रेट से काफी ज्यादा रहता है। बट ध्यान से सुन लो, एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको सेम रेट दे दे। बोलेगा रेट 10%, डेप्रिशिएट बाय स्ट्रेट लाइन, डेप्रिशिएट बाय WDV, क्योंकि वो जस्ट चेक करना चाहता है कि आपको दोनों का कैलकुलेशन का तरीका मालूम है कि नहीं मालूम है, ये वो देख रहा है, इसलिए उसने आपको सेम रेट दे दिया। बट रियल में द WDV रेट विल बी ऑलवेज मच हायर। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये दो कॉमन तरीके हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के, लेकिन एक और तरीका है जिसको बोलते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ऐसे ही समझो कि दो कॉमन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में कई ऑल्टरनेटिव वेरिएशन हो सकते हैं, वो अपन बाद में जब प्रॉब्लम लेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे, बराबर। अभी के लिए दो पे ही ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन और WDV में आपको परसेंटेज दिया रह सकता है। स्ट्रेट लाइन में वो परसेंटेज हर साल आपको काय पे लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। WDV में वो परसेंटेज काय पे लगेगा कि भाई हर साल जो बैलेंस आता है जो डेप्रिसिएशन के बाद का है। तो पहले साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट ही रहता है, लेकिन सेकेंड ईयर में पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस होके बैलेंस कम हो जाता है, उसको बोलते हैं WDV। थर्ड ईयर में और कम हो जाएगा,
फोर्थ ईयर में और कम हो जाएगा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन माइनस होते जाता है। तो ये जो रिड्यूस्ड बैलेंस है, ये जो डेप्रिशिएटेड बैलेंस है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बैलेंस है, इसके ऊपर अपन हर साल परसेंटेज लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो कैलकुलेशन की दो मेथड, स्ट्रेट लाइन एंड WDV। अकाउंटिंग की दो मेथड, तो एसेट को क्रेडिट करना या डेप्रिसिएशन प्रोविजन को क्रेडिट करना। तो ऐसे क्लैरिटी होना चाहिए बिल्कुल हमारी, समझ रहे, बराबर आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसमें दो पॉइंट और बताता हूँ, इसमें दो पॉइंट और बताता हूँ। एक होता है कि डेप्रिसिएशन शुड बी ऑन पीरियोडिक बेसिस। डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन ऑन पीरियोडिक बेसिस। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो भी बोलते हैं पीरियोडिक बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। हमारा जैसे कंपनी लॉ जो है वो भी बोलता है कि डेप्रिसिएशन ऑन पीरियोडिक बेसिस। इसका मतलब वो एसेट जितने समय तक यूज में था उतने समय का डेप्रिसिएशन लो। अब ये कब जरूरत पड़ती है, तो ये फर्स्ट ईयर बोलो या इन द ईयर ऑफ परचेज बोल सकते हो। इन द ईयर ऑफ परचेज मतलब जिस साल आपने इसको खरीदा, एक्वायर किया, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो भी मान लीजिए कि भी आपने ये एसेट को यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, बराबर। तो एंड ऑफ द ईयर यानी यहाँ पे आप चेक करके देखिए, तो मे बी 9 मंथ्स हुए हैं, मे बी 8 मंथ्स हुए हैं, तो उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। यानी कहां से कहां तक मैंने गिनती लगाया, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द एंड ऑफ ईयर। तो ये पहले साल जरूरत पड़ेगी। अब सेकेंड ईयर में तो भाई हम बोलेंगे पिछले साल का एसेट है, मतलब पूरे साल यूज में है, एंड तक है। थर्ड ईयर में हम बोलेंगे कि भाई ये तो पिछले साल से आया है, पूरे साल तक है, यानी पूरे साल का लेंगे। अब मान लो कि भाई फोर्थ ईयर में इसको आपने यहीं पे बेच दिया, यहीं पे आपने इसको बेच दिया, सोल्ड। तो यहां पे आपने इसको खरीदा था, परचेज बोलो, एक्वायर्ड बोलो, अब आपने बेच दिया। तो जरा ध्यान से देखो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से डेट ऑफ सेल तक मान लो 4 महीने हुए, तो 4 ही महीने का डेप्रिसिएशन लेंगे। तो इसका मतलब दो बार हमको ये पीरियोडिक बेसिस पे ध्यान देना पड़ता है, एक जिस समय खरीदा उस समय, और एक जिस समय आप इसको डिस्कार्ड करोगे, बेचोगे, यूज से हटाओगे उस समय। बीच के पीरियड में इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इन यूज। इसका मतलब यूज का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बिल्कुल एक कैलेंडर मेंटेन करें कि हाँ इतनी तारीख को हमने मशीन यूज की, इतनी तारीख को नहीं यूज की, इतने दिन की छुट्टी हो गई, इतने दिन मशीन 365 दिन में से यूज नहीं हुई, ऐसा नहीं है। वंस एन एसेट इज रेडी फॉर यूज इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी इन यूज। एक बार वो रेडी हो गया तो उसको हमेशा यूज पे है ऐसा ही मानते हैं, जब तक कि आप उसको एक्टिव यूज से हटा ना दो। उसको बोलते हैं रिटायर करना, हटा नहीं दिया तब तक वो यूज में है, सही मानते हैं। इसलिए एक्विजिशन के समय और बेचते समय, दो समय आपको ये पीरियोडिक बेसिस पे ध्यान देना पड़ता है। बीच के पीरियड में आप ऑलवेज फुल ईयर का डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लोगे, उस एसेट पे चार्ज करोगे। समझ में आ रही बात। तो इन द ईयर ऑफ परचेस क्या करना, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द एंड ऑफ ईयर, उस ईयर के एंड तक इतने पीरियड का डेप्रिसिएशन आप लो। वो कितना भी हो, 4 महीने हो, 3 महीने हो, 1 महीना हो, कितना भी हो। दोबारा इसकी फिक्र कब करना पड़ता आपको, इन द ईयर ऑफ सेल, जब आप इसको बेचते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, उस समय आपको इसका फिर से ध्यान देना पड़ता।
तो इन द ईयर ऑफ सेल क्या करोगे, अभी आपको बताया, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ सेल, टू द डेट ऑफ सेल। बाद में जब अपन आगे पढ़ेंगे तो अगर अपने को कहीं पे ये तो दिख रहा है कि भाई एसेट खरीदा गया या बेचा गया है, बट डेट उसका नहीं दिया, बराबर, उसका डेट उसने नहीं दिया है, तब अपन मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करके, मान करके चल सकते हैं, बराबर। तो अपने को ऐसी कभी नौबत आएगी, इफ डेट of purchase or sale not given, then half year depreciation can be taken, then half year depreciation can be taken, बराबर। if date is not given, अगर डेट नहीं दिया, if date is not given, as well as पर एनम, रेट के साथ पर एनम लिख देते ना, 15% पर एनम, 20% पर एनम, तो एज वेल एज पर एनम is not mentioned, is not mentioned in rate, तो भी डेट भी नहीं दिया, कब खरीदा कब बेचा, और रेट में भी पर एनम नहीं लिखा, देन तब either take full year, क्योंकि अपन बोलते हैं कि भाई उसने ना तो हमको डेट दिया, ना तो उसने रेट में पर एनम लिखा, तो हम फुल यानी टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं और हम फुल ईयर का ले सकते हैं, देन टेक फुल ईयर, और टेक हाफ ईयर, यानी यहां पे भी आप हाफ ईयर ले सकते हो, लिख दो, एजम्पशन लिख दो। इसका मतलब हुआ कि अगर डेट दिया है तो आपको टाइम के हिसाब से ही लेना चाहिए, पर एनम नहीं लिखा होगा तो भी। डेट दिया ना उसने, डेप्रिसिएशन से 20% ऐसा बोला, तो ये रेट एनुअल रेट ही होते हैं, ये रेट एनुअल रेट ही होते हैं, चाहे पर एनम लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो इसलिए अगर उसने डेट दिया है कि इतनी तारीख को खरीदा, तो आप बराबर कैलकुलेट करो उतने पीरियड का लो, ये मत बोलो कि पर एनम नहीं लिखा है इसलिए पूरा लेंगे, नहीं, गलत। अब उसने डेट तो नहीं दिया बट पर एनम लिखा है कि 20% पर एनम, बट डेट नहीं दिया कब खरीदा, तो ऐसे जगह में हम एज्यूम कर लेंगे कि मिड ऑफ द ईयर में लिया और आधे साल का ले लेंगे। बट उसने डेट भी नहीं दिया, रेट में पर एनम भी नहीं लिखा, तब आप चाहो तो क्या बोला, ध्यान से सुनना चाहिए बिल्कुल, ये रूल नहीं है, ये लॉ नहीं है। कई बार कॉमर्स में बोल देते लोग पर एनम रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर हाँ आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि क्योंकि उसने डेट भी नहीं दिया, रेट के साथ पर एनम भी नहीं लिखा, इसका मतलब वो टाइम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, एम्फोसाइज नहीं कर रहा, इसलिए आप फ्लैट 20% ले लो, मतलब फुल ईयर का ले लिए, चल सकता है ऐसे केस में। कब डेट भी नहीं दिया और रेट के साथ पर एनम भी नहीं लिखा तो। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे। ये हो गई पीरियोडिसिटी बेसिस पे, कि डेप्रिसिएशन बेसिकली पीरियोडिक बेसिस पे लेना चाहिए, टाइम के हिसाब से लेना चाहिए, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बाद में आप उसका यहाँ जितना मेरे को जरूरत पड़ेगी उतना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एज सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में नहीं है अभी,
बट जितना रेलेवेंट होगा उतनी हम बात करेंगे आपके लेवल में। तो देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS10 ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो भी पीरियोडिक बेसिस पे लेने की बात करता है। कंपनी लॉ में शेड्यूल 2 है डेप्रिसिएशन पे, आपको फाउंडेशन लेवल में जरूरत नहीं है, फिर भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि भाई कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 बोल सकते हैं आप, शेड्यूल 2 है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जिसमें एसेट की लाइफ बताई हुई है। पुराने समय में पहले के लॉ में रेट दिए थे डेप्रिसिएशन के। कंपनीज एक्ट 2013 जब बना, नया एक्ट बना, तो उसमें उन्होंने रेट नहीं दिए, उन्होंने उसकी लाइफ दी है। तो शेड्यूल 2 में लाइफ दी है, बाकी की चीजों के बारे में बोला है। तो शेड्यूल 2 के हिसाब से भी टाइम के बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। अकाउंटिंग के नॉर्मल प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी टाइम पे लेना चाहिए, क्योंकि भाई जितना पीरियड आपने यूज किया उतना ही तो लेना चाहिए ना। अब एसेट मैंने 1 महीने पहले खरीदा था उस ईयर में और 1 महीने यूज किया, तो व्हाई शुड आई टेक फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन? दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, है ना। इसका मतलब हर एंगल से वो टाइम पे ही लेना चाहिए। बट एज ए स्टूडेंट, पर्टिकुलरली जूनियर लेवल में, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ओके भाई देखो, डेट भी नहीं लिखा, पर एनम भी नहीं लिखा, तो आप फुल ले लो। 20 बोला तो 20%, 10 बोला तो 10%, ऐसा तो कर सकते हैं आप ऐसे केसेस में, ठीक है। अब हम इसमें और एक पॉइंट पे आएंगे। वो होता है जब भी कोई एसेट आप बेचते हो, तो व्हेन दिस एसेट इज सोल्ड, बराबर उस समय की बात कर रहा हूं। व्हेन एसेट इज सोल्ड, तो जब भी आप एसेट बेचते हो, तो डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी बताया कि वो डेट तक यानी बेचने तक का डेप्रिसिएशन उस पर लेना चाहिए, तो बता ही दिया है ना। Whenever you sell any asset, आपको ख्याल होगा बेसिक चैप्टर में भी आपको बताया था कि जब भी कोई एसेट आप बेचते हो तो उसकी बुक वैल्यू बोलेगा, बुक कॉस्ट बोल सकता है, रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकता है, मतलब आपके अकाउंट बुक के हिसाब से उसका कितना कीमत है, कितना बैलेंस है। तो बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू यानी कितने में बेचा, द डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। ये निकालो और अकाउंट करो, एडजस्ट करो। अगर नहीं करोगे तो आपके एसेट का अकाउंट गलत बैलेंस बताने लगेगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो हो सकता है कभी वो ज्यादा में बिक जाए, हो सकता है कभी कम में बिके। एग्जैक्ट जितने का बुक में है उतने में ही बिकेगा, ये तो बड़ा रेयर कोइंसिडेंस हो सकता है। मोस्टली तो क्या होगा, कम ज्यादा में बिकेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई एसेट बेचते हो, आपको ख्याल होगा बेसिक में अपन ने देखा था शेयर्स खरीदे थे और कुछ समय के बाद उसमें से कुछ शेयर बेच दिए थे, समझ रहे, वही पॉइंट है। तो जब भी कोई एसेट आप बेचते हो, शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, मैं क्या बोला, जब भी कोई एसेट, वो आपका फिक्स एसेट भी हो सकता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, उसकी बुक वैल्यू अकाउंट बुक के हिसाब से कितना है, लेस सेल वैल्यू, कितने में बिका, द डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। मान लो कि भी प्रॉफिट है, शुभ शुभ सोचना चाहिए, तो इफ प्रॉफिट, तो मेरे बाद में आप अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो देखना, मैंने बेचा ज्यादा में तभी तो प्रॉफिट होगा ना, मैं ज्यादा में बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा। और बेचते समय आप क्या अकाउंटिंग करोगे, तो जब आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो फिक्स एसेट मेरा जा रहा है, उसको मेरे को खत्म करना है, उसको हटाना है, क्योंकि तो बिक गया। तो मतलब बेचते समय मैं अकाउंटिंग क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, है ना। तो देखिए सेल में आपने फिक्स एसेट को क्रेडिट किया है। अब आपने ज्यादा में बेचा, मतलब आपने ज्यादा क्रेडिट किया हुआ,
ज्यादा में बेचा मतलब आपने ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके एसेट अकाउंट में है वो एसेट नहीं है, वो तो से प्रॉफिट है। आपको ये भी बताया कि अकाउंट का मतलब एक नेचर की, एक मीनिंग की, एक चीज की, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन। तो भाई फिक्स एसेट अकाउंट का एक ही रोल है कि आपके पास फिक्स एसेट कितना है वो बताना। तो फर्नीचर अकाउंट मतलब वो फर्नीचर बताना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं रहना चाहिए। पर अब तो उसमें प्रॉफिट आ गया क्योंकि आपने ज्यादा में बेचा और वहां पे क्रेडिट किया है, इसका मतलब वो प्रॉफिट एसेट अकाउंट में आ गया। तो उसको वहां से हटाओ, ट्रांसफर करो। ट्रांसफर एंट्री भी सिखाया आपको, ट्रांसफर करो। तो वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, उसको हटाना है, ट्रांसफर करना है। तो आप बोलोगे एसेट अकाउंट को करो डेबिट, और इसको प्रॉफिट वाले अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसको आप बोल सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इस टाइप का सुटेबल नाम दे सकते हो, जो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तब। समझ रहे हो? तो ये हो गया प्रॉफिट। अभी लॉस की एंट्री भी बताने की कोई जरूरत है क्या? इसी का उल्टा रहेगा अगर लॉस हुआ तो, क्योंकि लॉस हुआ मतलब आपने कम में बेचा। कम में बेचा तो आपके फिक्स एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचा रहेगा। तो भाई मान लो 10,000 का एसेट है, यानी कि अकाउंट बुक में 10,000 है, बेचा मैंने उसको 8,000 में, तो मैंने क्रेडिट किया 8,000। अब डेबिट है 10,000, क्रेडिट किया 8,000, तो बट नेचुरल 2,000 बच गया हूं। अब अगर मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा तो मान लो फर्नीचर अकाउंट है, तो कोई भी यही समझेगा कि मेरे पास 2,000 का फर्नीचर अभी भी बचा हुआ है, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है। कोई फर्नीचर नहीं बचा, बिक गया, खत्म हो गया, है ना? तो आप उसको हटाओ भाई, वो तो लॉस है, हटाओ वहां से, ट्रांसफर करो। तो डेबिट बैलेंस है फिक्स एसेट अकाउंट में, तो फिक्स एसेट में क्रेडिट, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में डेबिट। चलो लिख देता हूं, इफ लॉस, तो आप बोलोगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्स एसेट की अकाउंटिंग में जब भी वो फिक्स एसेट आप बेचोगे तो इतनी केयर आपको लेना है। तो अब ये नॉर्मल चीजें हो गई जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने अराइज होंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्रिएट होंगे, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन छोटे से छोटा भी होगा तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो फर्नीचर रहता ही है, थोड़ा बहुत कोई इक्विपमेंट वगैरह रह सकता है ना? भले उसके पास बिल्डिंग ना हो, भले उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो मशीनरी ना हो, बट फर्नीचर तो ऑलमोस्ट हर छोटे मोटे बिजनेस वाले के पास भी रहता है ना? एक छोटा सा दुकान वाला ट्रेडर होगा, उसके यहाँ भी बेचारे को सामान रखने के लिए सब अलमीरा वगैरह तो बनाना ही पड़ता है ना? किराए की जगह होगी तो भी। तो इसका मतलब फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन जो है इट्स ए रेगुलर आइटम, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और इसीलिए आपको इसको मालूम होना चाहिए, आपके लिए बहुत ही नॉर्मल बट हमेशा काम में आने वाली चीज है। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बता दिया, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है वो भी बता दिया। डेप्रिसिएशन बेसिकली अपन बोलते हैं यूसेज और पासेज ऑफ टाइम की वजह से होता है, लेकिन हम ऑब्सोलिसेंस को, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी ध्यान रखते हैं, लीगल कोई रिस्ट्रिक्शन हो उनको भी ध्यान रख सकते हैं, बराबर, जिसकी वजह से हमको लगता है कि एसेट का जो लाइफ है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी मदद से हम एसेट की लाइफ का अंदाज लगाते हैं, वो लाइफ के एंड में स्क्रैप वैल्यू का अंदाज लगाते हैं। ठीक है? अब अगर मुझे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू ना दी हो तो मैं जीरो मान लूंगा, मुझे स्क्रैप वैल्यू ना दी हो तो मैं जीरो मान लूंगा कि भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब वो जब लाइफ एसेट की खत्म हो जाएगी तो हो सकता कोई चीज ऐसी भी रहेगी कि जिसको रद्दी में भी बेचने से कुछ मिलने वाला नहीं है ना? तो इसलिए जीरो मान लूंगा। लेकिन अगर आपको ये WDV वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ये
तो इसमें स्क्रैप वैल्यू 0 लेने से काम नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर आपने 0 ले लिया तो आपका ये फॉर्मूला पूरा गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो गया। समझ रहे? तो इसलिए अगर WDV का रेट निकालना है और उसने स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, वैसे तो आपको रेट निकालने के लिए बोलेगा ही नहीं, बट एक बात बता रहा हूँ, तो आपको कुछ डेप्रिसिएशन का टोकन फिगर चलेगा पर लेना पड़ेगा। 100 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो। यूजुअली फिर हम क्या करते हैं ऐसे समय में, अगर जरूरत पड़ी तो 5% ऑफ द कॉस्ट को स्क्रैप वैल्यू मान लो। फिर से बोलूंगा 5% कोई रूल नहीं है, बट लॉ में भी बोला हुआ है कि स्क्रैप वैल्यू शुड जनरली नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉस्ट। तो इसीलिए अपन 5% लेके चल सकते हैं, उससे कम भी लिया तो कोई हरकत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला लगाना है तो उसमें स्क्रैप वैल्यू 0 नहीं चलेगी। बट स्ट्रेट लाइन मेथड वाला है ये, जैसे आपको यहाँ दिख रहा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, ये इसमें तो बड़े आराम से 0 ले लेने का, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो नॉर्मल है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वो चीज़ें तो पूरी बता दिया कि भाई नॉर्मली क्या क्या रहता है। इसके अलावा और भी चीज़ें रहेंगी जो अपन बाद में पढ़ेंगे, स्पेशल पॉइंट्स, उनको अभी मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे वो स्पेशल पॉइंट्स को। उनमें मोर पर्टिकुलरली जो है जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, इसके कुछ वेरिएशन आप पढ़ोगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के कुछ वेरिएशन, कुछ ऑल्टरनेटिव पढ़ोगे, मशीन आवर के बेसिस पे, किलोमीटर्स के बेसिस पे, या कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टन्स के बेसिस पे, बराबर। तो उनकी मदद से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होता है देखोगे। सिर्फ कैलकुलेशन, अकाउंटिंग के तो जो ऊपर 2 अल्टरनेटिव दिया वो अवेलेबल है। पहले आपके कोर्स में फाउंडेशन के एक सिंकिंग फंड मेथड बोला जाता था, वो था, अब वो आपके कोर्स में से हट गया है, सिंकिंग फंड मेथड। सिमिलरली उसी से मैचिंग एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड थी, तो ये दोनों मेथड आपके कोर्स से इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। पर अगर आपके पास जो मॉड्यूल है वो पुराना वाला कहीं होगा तो उसमें हो सकता रहेगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं सर मॉड्यूल में ये था, तो फिर वो पुराना मॉड्यूल होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोर्स से हटाया है। लगे तो आप उनका सिलेबस या नोटिफिकेशन ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा उसमें। सिमिलरली एक एन्युटी मेथड भी होती थी, वो एन्युटी मेथड भी हटा दिया। नहीं तो हमको आपको पढ़ाने में कोई मनाही थोड़ा है, पहले पढ़ाते ही थे। लेकिन अभी क्योंकि आपके कोर्स में से हट गया है तो सिंकिंग फंड मेथड, ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड बड़ी काम की चीज थी, बड़ी अच्छी चीज थी, सीखने के लिए थी बड़ी, लेकिन शायद उन्होंने आपके लेवल पे उसको सुटेबल नहीं समझा या पता नहीं, उन्होंने कोर्स से हटा दिया इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, और एन्युटी मेथड को भी हटा दिया। बाकी की जो मेथड्स हैं वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो लाइफ है अपन एस्टिमेट करते हैं, तो भाई अगर बाद में हमारा एस्टिमेट बदल गया तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट। 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ, तो चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट, कि भाई लाइफ ऑफ एसेट बदली तो क्या करेंगे वो अपन देखेंगे। चेंज इन कॉस्ट ऑफ एसेट, कि भाई कॉस्ट ऑफ एसेट वो बदली तो क्या होता है। वो कॉस्ट ऑफ एसेट बदलना उसी टाइप से अगर वो सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी बदली होंगी वो भी उसी टाइप से एडजस्टमेंट होगा। तो अपन देखेंगे कि भी कॉस्ट किन वजह से बदल सकती है ना।
और बदली तो फिर क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, ठीक है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि भी स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है वो बोलता है कि भी जैसा पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलता है, पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, उस हिसाब से मेथड होना चाहिए। तो मेथड की चॉइस है, लेकिन चॉइस है का मतलब ये नहीं है कि आपकी मनमर्जी कुछ भी, ऐसा नहीं। नहीं तो बोला सिक्का उछाला, हेड आया तो स्ट्रेट लाइन, टेल आया तो WDV, है ना, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हैज टू अप्लाई इट्स माइंड। जहाँ पे भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको चॉइस देते हैं, वहाँ मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि विच विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, दे शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर टू द यूजर्स। वो एक सही आइडिया देना चाहिए। तो भी अब जैसे आपको लग रहा है कि भी आपका ये जो एसेट है, इसका जो बेनिफिट है वो हर साल में मोर और लेस इक्वल रहने वाला है, नेचर वैसा है उसका, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट है, उसके लिए WDV नहीं है। अगर आपको लगता है कि भी नहीं, जैसे हमारी मशीन है, वो शुरू में बड़ी अच्छी काम करेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छा क्वालिटी रहेगा, रिजेक्शन वगैरह कम रहेगा, शुरू में ज़्यादा अच्छा, फिर धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी घटते जाएगी, यानी उनका इकोनॉमिक बेनिफिट घटता जाएगा। तो ऐसे समय में आप WDV मेथड को बेस बना सकते हो, बराबर, आपको WDV ज़्यादा सुटेबल रहेगी। तो ऐसा मैनेजमेंट को देखना पड़ता है और वो मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। तो आगे जाके कभी अगर मैनेजमेंट को लगता है कि भाई ये पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए हैं, तो दे कैन चेंज द मेथड, ठीक है। तो ये जो है चेंज हुआ तो क्या करेंगे वो अपन देखेंगे। इनफैक्ट अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही वो चीज़ सिंप्लीफाइड हो गई, पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन अब वो बदल गया है, तो आपके लिए काम और आसान हो गया है। यानी डेप्रिसिएशन चैप्टर में से कुछ चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से सिंपल हो गई, जैसे चेंज इन मेथड वाला पॉइंट, और कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूट ने आपके कोर्स में से हटा दिया कि भी सिंकिंग फंड मेथड और एन्युटी मेथड, तो इसलिए आपका काम और आसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अपन बाद में आगे के इसमें देखेंगे, तभी हम आपको उनको समझा देंगे और करके दिखा देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ फुल डेप्रिसिएशन चैप्टर। अब मैं आपको जो पहला क्वेश्चन कराऊंगा, वो ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम डाटा, 1 to 4 क्वेश्चन, सेम डाटा, कोई चीज नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग की 2 मेथड्स है, ये अकाउंटिंग की 2 मेथड्स है ना, और कैलकुलेशन की 2 कॉमन मेथड जो मैंने बोला ये। तो आप लोग मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ते हो ना, तो ये 2 और 2 मेथड मिला के ना, 2 अकाउंटिंग की मेथड, 2 कैलकुलेशन की मेथड, तो इससे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इससे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इसलिए हम एक ही प्रॉब्लम को 4 बार सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन बदल बदल के, तो आपको ये अकाउंटिंग के दोनों मेथड और कैलकुलेशन के दोनों मेथड की फेयर आइडिया हो जाएगी। और उनमें एसेट बीच में खरीदा ये भी आ जाएगा, यानी पीरियोडिक बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन का फंडा भी आ जाएगा। उनमें एसेट बेचा तो बेचते समय डेप्रिसिएशन कैसा लेंगे वो भी आ जाएगा, बेचते समय प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा वो भी आ जाएगा। यानी मोटा मोटा ये पहले 4 प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन की नॉर्मल सब चीजें कवर हो जाती हैं। आपने अगर ध्यान से इंटरेस्ट लेके देखा तो ये 4 प्रॉब्लम में आपके डेप्रिसिएशन के अपन बोल सकते हैं कि 90% काम हो जाता है, 10% थोड़ा सा और बचता है जो आगे की प्रॉब्लम वगैरह में अपन कवर करते हैं, बराबर। अब जैसे अकाउंटिंग की ये वाली मेथड रखोगे आप, और इसके साथ कैलकुलेशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड ले लोगे। अकाउंटिंग की यही वाली मेथड है, लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन आप WDV ले लोगे, है ना। अकाउंटिंग की ये वाली मेथड है, लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं।
अकाउंटिंग की ये वाली मेथड है, लेकिन इसके साथ आप जो कैलकुलेशन है वो WD भी ले रहे हैं। हो गए 4 ऑल्टरनेटिव। बस ये 4 क्वेश्चन जो है जिसमें ये सब चीजें अपन कवर कर लेंगे, बराबर। एक चीज और बोलूंगा, जब मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तो मैं जैसे कैलकुलेशन कराऊंगा, समझाऊंगा, आप उसको वैसे ही करेंगे। हो सकता है आपने अगर डेप्रिसिएशन पढ़ लिया होगा तो कॉमर्स में यूजुअली एक चार्ट बनाने की आदत दिला दी जाती है। डेप्रिसिएशन का एक चार्ट बनाते रहते हैं स्टूडेंट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट चार्ट, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ भी अच्छा भी नहीं है। वो चार्ट बहुत सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करता है चीजों को। एंड रिमेंबर वेल, सिंप्लीफिकेशन इज नॉट गुड फॉर द प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट। प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट ने उसकी सब बारीकियां सीखना चाहिए, उसकी डेप्थ पे जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन विल मेक यू हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप नहीं, मेंटल हैंडीकैप। और मेंटल हैंडीकैपनेस बहुत ज्यादा नुकसान कारक है, समझ रहे हैं? हमारी सोचने की, हमारी समझने की, हमारी एनालिसिस करने की एबिलिटी को खत्म कर देगा। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल बन सकता है क्या फिर, कि जिसकी अपनी थिंकिंग ही नहीं, जो कोई चीज को समझता नहीं, एनालाइज नहीं करता, कोई उसको फॉर्मेट बना के दे दे, कोई उसको सब चीजें सिंप्लीफाई करके दे दे, तो फिर आप कब सीखोगे भैया? अगर आपको सब चीजें सिंप्लीफाई करके दी जाएगी तो तो यही तो समय है ना, पढ़ते समय अपने आप को डेवलप करने का। कोई बोलेगा नहीं मैं सीए बनने के बाद सीख लेता हूँ, तो ये तो वैसे ही हो गया है। जैसे आर्मी में अपने जवान लोग जो बेचारे जाते हैं कि भाई ट्रेनिंग के समय उनको बोल दिया जाए अभी तो सिंपल सिंपल सिर्फ नॉर्मल ऐसी दौड़ धूप थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बाकी तो तुम जब वार फील्ड में जाना तब सीखना, जब सर के ऊपर वार लड़ना रहेगा तब सीखना। होता क्या है सर, आज जो हमारे जवान वहां लद्दाख बॉर्डर में इतने दरिया दिली से लड़े, वो ऐसे ही थे क्या? उन्होंने ट्रेनिंग ली थी अपने, जब उनको इंडक्ट किया गया आर्मी में, समझ रहे? कितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है उन लोगों की, आपने कुछ हद तक तो टीवी में मूवी में देखा होगा, है ना? शायद उनकी रियल में ट्रेनिंग उससे भी ज्यादा रगड़ के होती है, तभी तो वो उस कैपेबिलिटी के बनते हैं, समझ रहे? और तभी तो वो इतनी हिम्मत से वहां पे काम कर पाते, इतने डिफिकल्ट टेरेन में, इतने डिफिकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशन में। हम लोग तो वहां पे रह नहीं सकते, ऐसी हालत रहती, इतना ठंडा रहता। मैं तो हिमालयन कैंप में जाता हूँ, ट्रेनिंग वेनिंग में मैं गया हूँ हिमालयन कैंप में, लेकिन हम लोग तो बहुत कम हाइट पे रहते हैं। हम लोग तो ऐसे जगह रहते हैं कि जहाँ पे हमको हर चीज की सुविधा मिल जाती है, गरम गरम चाय मिल जाएगी, कॉफी मिल जाएगी, खाने पीने को मिल गया, और हमको कुछ करना भी नहीं है, हमको कोई बहुत बड़ा बोझ भी नहीं उठाना है। इन लोगों के पास तो इनकी गन और इनके बाकी के हथियार ही इतने हैवी हैवी रहते हैं, और उनको आगे पता नहीं कब खाने पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कुछ अर्जेंसी की चीजें, इमरजेंसी चीजें उनके पास होती है। तो इतना लगेज लेके और ऐसी कंडीशन में ये कोई मामूली बच्चों का खेल थोड़ा है। तो ये लोगों को उसके लायक ट्रेन किया जाता है, समझ रहे? वो लोग ट्रेनिंग में इतना हार्श चीजें फेस करते हैं, तब वो ऐसे बोलते हैं ना, सोना तप के निकलता है, तो उसमें उतने तप के निकलते हैं। अब आप कब तपोगे भैया? आपको प्रोफेशनल बनने की तो इच्छा है, आप तो चाहते हो भैया मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल मिलना चाहिए, सबने मेरे को इज्जत देना चाहिए, पैसा अच्छा देना चाहिए। अरे तो तुमको कुछ आएगा तब तो देंगे ना, तुम किसी कैपेबिलिटी वाले बनोगे तभी तो देंगे, कि नहीं देंगे? कि फुकट में देने के लिए कोई बैठा है यहाँ पे? समझो। इसलिए जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इज नॉट गुड फॉर यू। लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, लेट इट बी डिफिकल्ट, होने दो ना डिफिकल्ट। एक बार गलती होंगी, 2 बार गलती होंगी, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बाद में फेल होने से अभी डिफिकल्टी फेस करने का है। एक बार तकलीफ होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, उसके बाद आपको खुद समझने लगेगी चीजें। इसलिए अगर आप लोगों ने भी वो डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाते होंगे, जिसमें आप
एक एसेट मान लो 5 लाख का खरीदा, फिर 2 साल के बाद उसमें से 2 लाख का बेच दिया है, तो आप क्या करते, पहले ही चार्ट में अलग अलग बना लेते, 3 लाख अलग, 2 लाख अलग, और फिर उसके नीचे कैलकुलेशन करते रहते हैं, है ना। जब बेचा तो उसको वहीं के वहीं प्रॉफिट लॉस निकाल के क्लोज। ऐसा एक डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाना कॉमर्स में जनरली पढ़ाया जाता है। फिर बोलूंगा कि उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही छोड़ दो, 11वीं 12वीं के लिए छोड़ दो, बीकॉम यानी बेकॉम बनने वालों के लिए छोड़ दो। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपने दिमाग लगाने का, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसके रूट पे जाके, उसके डेप्थ पे जाके अपन ने सीखने का, समझने का। समझ रहे? तो इसलिए ऐसा कोई चार्ट वार्ट आपने बनाया भी होगा तो बिल्कुल नहीं बनाना मेरे से पढ़ते समय। मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपने पढ़ने का है। मैं आपको एक एक चीज बोलते रहूंगा, समझाते रहूंगा। ये 4 प्रॉब्लम में आपकी 90% चीजें कवर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अभी आपको इसमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है तो बेझिझक बोलिए, बताइए। मैंने अपना तरफ से जो भी बताना था बोल दिया। एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन? बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट हो तो बेझिझक बोलिए, पूछिए, मनाही नहीं है। तो फिर पैकअप कर दें आज का लेक्चर। सो विल क्लोज इट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे ताकि आपकी आइडिया और बेटर हो, क्लियर हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय टिल देन। ओके, बाय।